हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 5 वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे जरूर वीडियो का लास्ट एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो डिसेबिलिटी अलाउंस पेबल शैल बी एट द रेट ऑफ डैश ऑफ मंथली वेजेस। डिसेबिलिटी अलाउंस क्या होता है? विकलांग भत्ता। और उसका पेबल कितना है? मंथली वेजेस में कितना उसको दिया जाता है? वो 40% मिलता है। ठीक है, डिसेबिलिटी अलाउंस मतलब विकलांग भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फास्टेड रूम शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ डैश। फास्टेड रूम का चार्ज कौन रहता है? माइंस रूल 43 के अंतर्गत में ही आता है। इसका आंसर रहता है क्या? चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द माइंस। ये जो है फास्ट एड रूम का इंचार्ज रहेंगे। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन में बी कॉल्ड द मेटलिफरस माइंस रेगुलेशन 1961। ये आप सभी को पता है। ऑप्शन 3 है। एक्ट मीन्स द माइंस एक्ट 1952। ये ऑप्शन 2 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? डैश मीन्स ए पर्सन possessing a manager certificate appointed in writing by the manager, by the owner, agent or manager to assist the manager in the control, management and direction of the mine or part thereof, and who takes the rank immediately below the manager। माइंस रेगुलेशन नंबर 3 पे ये आता है। इसका आंसर असिस्टेंट मैनेजर में आता है। असिस्टेंट मैनेजर का जो डेफिनेशन है ये है। असिस्टेंट मैनेजर का डेफिनेशन है। ठीक है, उसको असिस्टेंट मैनेजर मीन्स ए पर्सन possessing a manager certificate appointed in writing by the owner, agent और मैनेजर। ये बता रहा है कि एक असिस्टेंट मैनेजर को माइंस का जो असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, ओनर रहेंगे, एजेंट रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, वो उनको नियुक्त करेंगे और उनका क्या रहेगा? उनका जो बताया गया, उनको जो डायरेक्शन बताया जाएगा, वो मैनेजमेंट का जो रूल है उसको वो फॉलो करेंगे, काम करेंगे। वो उनका कंट्रोल नियंत्रण करेंगे। उनका डायरेक्शन के हिसाब से वो माइंस में काम करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर का डेफिनेशन वो था। अभी क्या है? competent person in relation to any work or any machinery, plant or equipment means a person who has attained the age dash and who has been duly appointed is rating by the manager। means मेटलिफरस माइंस रेगुलेशन 9 के अंतर्गत में यह आता है। इसका आंसर है 420। सॉरी, कॉम्पिटेंट पर्सन का एज कितना होना चाहिए? सबको पता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन का एज 20 होना चाहिए। उसको एक मैनेजर उनको नियुक्त किया जाता है। मैनेजर उनको नियुक्त करता है। उनको रेटिंग लिख के दिया जाता है कि वो इस जगह पे, जिस जगह पे उनको नियुक्त किया जाएगा, वो उस जगह पे काम करेंगे। और ये भी मेंशन किया गया है कि ये कॉम्पिटेंट पर्सन को जिस जगह में नियुक्त किया जाता है वो अपना काम उस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा जब तक उनको वो किसी दूसरे को या एक कॉम्पिटेंट पर्सन को वो काम सौंप के नहीं जाता है, तब तक वहां से वो हटेगा नहीं। ये उसका कर्तव्य में आ जाता है। लेकिन इसमें ये बता रहे कि एक एज कितना से कम नहीं होना चाहिए। उसका आंसर 20 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन का। ब्लास्टर मीन्स ए पर्सन possessing a manager, foreman, mate or blaster certificate and appointed by the dash is rating to perform the duties of a blaster under regulation and includes a shot firers। ये ब्लास्टर का
माइंस में जो ब्लास्टर रहते हैं, ब्लास्टर कौन है, वो ब्लास्टर को परमिशन कौन देता है, उनको रिक्रूटमेंट कौन करता है, वो मैनेजर उनको रिक्वायरमेंट करता है। वो लिख के देंगे आपको ड्यूटी, ब्लास्टर का ड्यूटी करना है। और ब्लास्टर का डेफिनेशन जो है वो अपने रूल्स MMR 6 में जो मेंशन किया गया उसमें देख लीजिएगा। एक ब्लास्टर को एक मैनेजर अपॉइंटमेंट करता है। क्वेश्चन नहीं आता है कि एक उसमें घुमा के पूछेगा, ये अगर थ्योरी आपको पता नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाएंगे, जानकारी रहेगा फिर भी एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि एक ब्लास्टर को नियुक्त कौन करता है। और इसे भी क्वेश्चन आता है कि माइंस में ब्लास्टिंग हो जाने के बाद इनमें से कौन है जो फिर मतलब इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा। ऑप्शन क्या क्या देगा, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, माइनिंग फर्म, मास्टर मैनेजर, इनमें से कौन नहीं जाएगा। इसमें आंसर होगा माइनिंग मेट, वो परीक्षण के लिए नहीं जाता है। Explosives shall have the same meaning as is assigned to that term in the Indian Explosive Act 1884. सॉरी, इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एटीन 1884 उसका आंसर रहेगा। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, जैसे कि आप सभी को पता है इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 है, उसका संपूर्ण वर्णित 153 रेगुलेशन में किया गया है। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ था। Question number 127. Dash means the moving front of any working place or the in by end of any drive in level crosscut rise or wings. इसको फेस कहा जाता है। फेस का डेफिनेशन यही है। कोई भी वर्किंग प्लेस में अगर कोई मूविंग मशीनरी वहाँ पे काम करता है, जिस वर्किंग प्लेस में वो जहाँ पर मूविंग मशीनरी काम करते हैं उस प्लेस को फेस का कहा जाएगा। फेस का मीन्स यही है। ऑप्शन 4 में आएगा। फेस का डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, वो आपको तो पता है, लेकिन एक मैं रिमाइंडर के रिवीजन के तरफ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। The person possessing a manager or foreman's certificate and appointment by the managers in rating under any designation whatsoever to the perform duties of a supervision or control in a mine or part thereof and including a shift both in was a आंसर करेगा माइनिंग फॉरमैन। माइनिंग फॉरमैन का डेफिनेशन ये है कि वो माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट जो प्राप्त किए होंगे उनको जिस जगह पे काम दिया जाएगा वो जगह में काम करेंगे। वो मैनेजर जो उनको बताएंगे वो भी काम करेंगे। इसमें ये बता रहे कि एक मैनेजर भी सर्टिफिकेट रहने से भी माइनिंग फॉरमैन ड्यूटी भी वो कर सकता है। ये माइन सॉरी 19 में जो मेंशन किया गया उसी को आपने देख लीजिएगा, क्योंकि इसका डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ कि माइनिंग फॉरमैन का स्मॉल डेफिनेशन है, लेकिन उसका जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ जाएगा उसमें वो ये रहेगा, लेकिन इसका मेन मोटो यही है। Dash means the failure to explode of an entire charge of explosive in a short hole। जैसे आपको सबसे को पता है
रेगुलेशन नंबर 167। इसे क्या कहा जाएगा? मिसफायर। मिसफायर का डेफिनेशन यही है। मिसफायर मीन्स द फेल्योर टू एक्सक्लूड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल। ठीक है। The person appointed in writing by the owner, agent, or manager to perform the duties of a supervision in a mine or part thereof and includes an assistant manager, a mine foreman, a mining mate, an engine driver and surveyor। वो ऑफिशियल में आते हैं। ये जितना पर्सन है ऑफिशियल मीन्स ये ऑफिशियल का डेफिनेशन है। ऑफिशियल ये सब में ओनर, एजेंट, मैनेजर और माइनिंग फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग मेट, ये सर्वेयर, ये सब ऑफिशियल में आएंगे, लेकिन ब्लास्टर नहीं आएंगे ऑफिशियल में। The period of 3 months, which ending on the 31st March, 31st March, 31st March, 30th June, 30th September or 31 December in known as आंसर है क्वार्टरली। क्वार्टरली रिटर्न वो दिया जाता है। ठीक है। जो रिटर्न भरा जाता है वो देखिए, इसमें भी देख लीजिए अपने सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जो क्वार्टरली 3 मंथ्स का गैप रह रहा है उसको क्वार्टरली रिटर्न्स भेजा जाता है। रेलवे मीन्स ए रेलवे एज डिफाइंड इन द इंडियन रेलवे एक्ट 1980। रेलवे का डेफिनेशन यही है। ये डेफिनेशन बुक्स में है, लेकिन ये हमने इसलिए बना रहे हैं कि आपको ये रिवीजन हो जाएगा। ये एक एमसीक्यू जो हम बना रहे हैं ये एक ट्रैक के हिसाब से रहेगा। सारे के सारे डिटेल्स जब पढ़ाई कीजिएगा ये भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। डैश मीन्स a short hole or part of a short hole remaining after being charged with explosive and blasted on which is not known to be misfire short holes। इसका आंसर है सॉकेट। सॉकेट का मीन्स यही है। सॉकेट क्या होता है कि जैसे कि ब्लास्टिंग हो जाने के बाद हल में कुछ अंश एक्सप्लोसिव अगर रह जाता है तो वो मिसफायर हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से डैमेज नहीं होगा, लेकिन वो एक्सप्लोसिव भी नहीं रहेगा। उसी को सॉकेट कहा जाता है। ठीक है। एनी प्लेस इन ए माइन टू व्हिच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस इज नोन एज वर्किंग प्लेस। जिस जगह में कानूनी के हिसाब से काम होता है, लॉ के हिसाब से काम होता है, उसी को वर्किंग प्लेस कहा जाता है। Notice of opening comes under of 116 by section 16 of the Act shall be submitted in Form 1 a first schedule। रेगुलेशन नंबर 3 में ये मेंशन किया गया है। नोटिस ऑफ ओपनिंग कौन सा नंबर रेगुलेशन में बताया गया है ये पूछ रहा है। इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल जो रहता है कौन सा नंबर रेगुलेशन पे उसको किया जाता है। रेगुलेशन नंबर 3 में वो आएगा। ऑन और बिफोर तो dash day of January, April, July and October in every year, the owner, agent or manager shall submitted to chief inspector and the regional inspector correct returns in respect of the preceding quarter in Form 2 of the first schedule। आंसर है 2। 20 डेज को 20 डेज बिफोर वो
चीफ इंस्पेक्टर के पास वो और रीजनल इंस्पेक्टर के पास वो भेजेंगे। ये मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है। इसका मैं खाली डेफिनेशन इसमें मेंशन किया गया है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन बनाने के नाते से। As per regulation number 6 November 1961, whenever a mine is going to be abandoned or discontinued for a period exceeding 4 months, the owner, agent, or manager shall give notice of abandonment or its continuance to chief inspector and regional inspector not less than days before such abandonment or discontinuance. आंसर है 30 days। 30 days के अगर कोई माइंस को आप बंद करना चाहते हैं या बंद अगर हुआ है उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो कितना दिन से पहले आपको उनको जानकारी देना होगा, रिपोर्ट देना होगा? 30 days पहले। When it is intended to reopen a mine after abandonment for a period exceeding 4 months, the owner, agent, or manager shall give notice not less than 30 days before to chief inspector mines, regional inspector mines and DM in dash of first schedule। वो कौन सा फॉर्म में दे देता है? फॉर्म आई में। जब एक माइंस आप ओपन करना चाहते हैं या रीओपन करना चाहते हैं तब फॉर्म आई में भेजा जाएगा। ठीक है। As per Regulation Number 8 of MMR 1961, change of ownership and address, it is within dash days for the of change date of change. The owner and manager give the chief instruments and regional instruments a notice in form first of the schedule MN 1961 के 8 नंबर के अंतर्गत में आता है। इसमें ये पूछ रहा है कि जब कोई माइंस का ओनरशिप का अगर एड्रेस चेंज होता है तो वो कितना दिन में से पहले आपको सबमिट किया जाएगा? तो आंसर है 7 days। 7 days के अंदर में आपको वो पहले उसको भेजना है। ये क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अंडर रेगुलेशन नंबर 9 ऑफ MMR 1961, notice of accident has to be given owner, agent or manager within days in form IV A to the DMs, chief mines and regional mines। 24 आवर्स के अंदर में वो भेजेंगे। अगर माइंस में अगर किसी का इंसिडेंट हो जाता है तो फॉर्म आईवी में ओनर, एजेंट और मैनेजर वो तुरंत 24 घंटे के अंदर में चीफ माइंस, रीजनल माइंस के पास वो भेजेंगे। If death due to accident occurs, it has to be reported by the owner, agent or manager within days and informed to DM and chief mines और regional mines। अगर माइंस में किसी का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट से, तो वो चीफ माइंस, रीजनल माइंस को कितना देर में वो ओनर, एजेंट, मैनेजर बताएंगे? इसका आंसर रहेगा 24 आवर्स के अंदर में वो बताएंगे। In respect of every person killed or injured in accident, the owner, agent or manager shall within 7 days of the occurrence to send the report in chief mines from VIB में। अगर कोई पर्सन किसी को इंजरी कर देता है और उसको मारता है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर उसका रिपोर्ट फॉर्म VIB में वो मेंशन किया जाएगा।
No person shall be admitted as a candidate at any examination held by Board of Mining unless he is year of age 20। जिसका कोई अगर पर्सन माइनिंग का बोर्ड में अगर एग्जामिनेशन देना चाहता है तो उसका एज 20 से कम नहीं होना चाहिए। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट at any examination for manager, surveyor, foreman, mate or plaster certificate unless he hold a fasted certificate of standard of the आंसर 3 एक्सटेंजन एम्बुलेंस। अगर कोई व्यक्ति मैनेजर का, सर्वेयर का, फोरमैन का, मेट का और प्लास्टर सर्टिफिकेट वो देगा तो उसके पास क्या है सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सटेंजन एम्बुलेंस इशू किया होगा, फास्टर सर्टिफिकेट के पास रहना चाहिए। No person shall be admitted as a candidate at any examination for merit certificate unless the board is satisfied that he has had practical experience and the training in metal affairs meant for a period not less than a period, थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ है आप मार्क कीजिएगा, पीरियड नॉट लेस देन 10 years। इसमें ये बता रहे हैं कि एक माइनिंग में अगर कोई देना चाहता है और सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल वो कितना रहना चाहिए, प्रैक्टिकल उनका 3 years रहना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति माइन्यूट का एग्जाम देना चाहता है तो उसके पास 3 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 years ब्लास्टिंग हेल्पर और 1 year का सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस लेके वो सबमिट करेगा। फीस फॉर ग्रांट ऑफ ए फॉरमैन एंड सर्वेयर सर्टिफिकेट। एक माइनिंग फॉरमैन और माइनिंग सर्वेयर का एग्जाम अगर कोई देता है तो सर्टिफिकेट के लिए कितना पैसा वो देगा, 50 रुपीज वो देना होगा। फीस फॉर ग्रांट ऑफ मेट और मेट सर्टिफिकेट एच एक मेट सर्टिफिकेट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए उसको कितना देना होगा, 30 रुपीज देना होगा। फीस फॉर ग्रांट ऑफ ए ब्लास्टर सर्टिफिकेट एच 25 रुपीज। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है। No foreman's mate or blaster certificate shall remain valid for a period of more than 10 years unless the certificate bears an announcement by the regional inspector to the effect that the holder thereof has within the preceding 5 years been examined and certified by a qualified medical practitioner appointed by the chief inspector to be free from defective visions। आंसर है 4, आंसर 5। मेट और ब्लास्टर फॉरमैन सर्टिफिकेट का हर 5 इसका वैलिडिटी 5 years रहता है। जब उनका 5 years कंप्लीट हो जाता है उसको फिर रिन्यूअल जब करेंगे तो वो उनका मेडिकल, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर उनको मेडिकल जांच करके उनका पूरा रिपोर्ट वो फॉर्म वो में देंगे, वो रिपोर्ट उनको सबमिट करना पड़ता है तब जाकर उनका सर्टिफिकेट रिन्यूअल होगा, तो इसीलिए उसका वैलिडिटी है 5 years। लास्ट क्वेश्चन। No person shall act as a manager, foreman, mate or blaster in a mine after attaining the age of dash unless he has attained within the preceding 1 year a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in act and the regulation and order made thereunder। अगर कोई व्यक्ति, कोई मेट और फॉरमैन और ब्लास्टर अगर 60 years उनका पूरा हो जाने के बाद अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो मेडिकल का जांच किया जाएगा। जो मेडिकल जांच में अगर फिट रहेंगे वो जीएमएस के पास भेजा जाएगा, तो वेरिफिकेशन आने के बाद वो अपना फिर काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को मैं भी समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसका जो पार्ट 6 आने वाला है उसको आपने देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
और इसका जो कंप्लीट हो जाएगा PDF तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।